आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। ठीक जब ये कहाँ हो गया आई लोग एक ही साथ बैठो नहीं कहाँ हाँ जमीन तो हमारा लग गया हाँ कहूँ बैठा बैठो आ जाइए। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई अपने आसपास नजर घुमा के देखोगे तो तुम्हें मानव तो दिख रहे होंगे लेकिन डिट्टो तुम्हारी फोटोकॉपी नहीं दिख रहे हो और दिखना भी नहीं चाहिए वरना गलत चला जाएगा संगीत समझ। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपने आप में स्पेशल है, हर कोई अपने आप में अलग है और इसी को डिफरेंशिएट किया जाता है विविधता के तौर पर, है ना। बाकी जितने भी लोग हैं ग्रुप में ऐड, एक बार ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ में मिल जाएगा, कुछ चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी उसमें। अभी आपके पास चलो और साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आज के टॉपिक सारे मैंने डाल दिए ताकि आपके प्रश्न के लिए भी पीडीएफ क्वेश्चन सब मिल जाए, है ना। आ जाओ हाँ वीडियो स्टार्ट, ठीक है। चलो निकाल ली कॉपी निकाल लीजिएगा, थोड़ा लिखते चलेंगे, बिना लिखे इंटरेस्ट भी नहीं आता है क्लास। अरे चलो बताओ भाई, आप ही लोग बताएंगे सबसे पहले। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी एबायोटिक यानी अजैविक, और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने पढ़ी थी बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक में अंतर क्या होता है बताओ, कौन बच्चा बताए। इसमें क्या होता है लिविंग बीइंग्स, गुड। और नॉन लिविंग बीइंग्स होता है। जल है, सूर्य है, आगे सही बता रहे हैं। मिट्टी है, इसमें किसमें आएगा अजैविक। वेरी गुड। जिसमें पढ़ने के बाद पूछ रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो ना। अरे तो यार बीफार्मा करा है उन्होंने से इतनी इंसल्ट नहीं करनी। तो बीफार्मा है ये जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो। अब जीवन किसमें होगा, अब तुम्हें तीन चीजें याद आ जाएंगी। मैंने तुम्हें बताया था कि उत्पादक याद आया, प्रोड्यूसर, और दूसरा इनके बनाए हुए को खाने वाले कौन थे, उपभोक्ता, कंज्यूमर। और फिर इन्होंने बना दिया, इन्होंने खा लिया, ये निकालेंगे भी तो उस निकाले हुए को मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहे थे, अपघटन करता। तो अब जरा इस डेफिनेशन पे नजर डालो ऊपर, और तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आज हम किस में विविधता की बात करेंगे, जैविक चीजों में कि अजैविक चीजों में। जरा बुद्धि लगाओ, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है बायो डाइवर्सिटी। तो जो बायो शब्द आ रहा है, बायो का मतलब क्या निकल रहा है, जीवित, जीवन हो जिसमें, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। बायो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ बताओ भाई वजाहत। यह विविधता। वेरी गुड, पढ़ दिया तुम। बायो मतलब जीवन और विदाहत डाइवर्सिटी माने डिफरेंस नहीं, विभिन्नता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। बायोलॉजी, लिविंग लिविंग लिविंग, थोड़ा समझ आ रहा है। अब और भी लग रहा है सेना आई। अब आप लोगों ने कई बार तो शब्द सुने होंगे, फ्लोरा एंड फोना सुने, पशु जगत, पादप जगत, बहुत अच्छे से सुने होंगे। फ्लोरा एंड फोना की ज्यादातर यहाँ पे चर्चा
जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें डाइवर्सिटी को अपने हिसाब से समझाता हूँ, तुम्हारी थोड़ी क्वालिटी का भी रिवीजन हो जाएगा। डाइवर्सिटी अगर बात करें, आ जाओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन, विविधता में एकता, आ जाओ। क्वालिटी में कहाँ मेंशन है डाइवर्सिटी, चलो आ जाओ, अपन कर देना जो आएगा एनसीईआरटी क्लास। बिल्कुल आप ये बता रहे हैं, पहला चैप्टर ही है जो कृष्णपाल कह रहे हैं, वो पहला चैप्टर ही है डाइवर्सिटी, लेकिन संविधान के विविधता का जिक्र हम भारत के लोग बड़ी बात से आप समझिएगा, आप ध्यान देना, डिस्कशन मत करिएगा, अभी पूछ लेंगे बोर्ड को बुला के, ठीक है। डाइवर्सिटी का सीधा मतलब ये होता है कि हम सब अनेक प्रकार के, ये तो सभी को पता है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पृथ्वी पर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब भाई जलीय स्तर पे चले जाओ तो उन्हें मैराइन सिस्टम कहते हैं, मैराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपने अपने पास देखा होगा कि भाई कोई पशु घूम रहा है, कहीं वृक्ष लगा हुआ है, कहीं इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जिन पे आपकी नजर नहीं जाती, लेकिन है तो माइक्रोस्कोप से देखो। और हम आप सब जो आते हैं इस पूरी पृथ्वी पर विविधता बनाते हैं। विविधता का मतलब ये होता है, अगर विविधता का मतलब बैठिए, टोटलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर हम सभी को टोटल करके एक जगह पढ़ें तो हम पढ़ने में आएगा कि एक चीज दूसरी चीज से, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, आसान भाषा में। लेकिन डाइवर्सिटी इधर सेम वो नहीं है। डाइवर्सिटी को समझने के लिए तुम्हें एक वर्ड समझना होगा, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा मानव समुदाय के समूह को जैव विविधता कहते हैं। ये एक की परिभाषा है, मैं आपको मॉर्ले की, मैरिसन की, बेसमैन की, डब्ल्यूजी रॉबिन्स सबकी बताऊंगा भाई। हां, लेकिन आपने जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक कह सकते हैं। हां, और इसका भी एक रेशियो, जैसे जो बात कृष्णपाल जी ने कही, इसमें जीवों की संख्या भी आती है। आपको ये पता है कि हमारे भारत में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? मिलियंस में। हाँ, कितने? चलो अच्छा, एक तब तक बुद्धि लगाओ जब तक मैं लिख रहा हूँ। पेड़ की ज्यादा प्रजाति पाई जाएंगी या पशु की? हमारी भारत की बात कर रहा हूँ। और ये भी बताना, विश्व में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? 7,000 जो है वो पेड़ पौधे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ बता, तुम बताओ, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। पेड़ की पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, सबसे तो आते जाते हो, चलो बैठ जाओ, ठीक है। तो याद रखना कि बायोडाइवर्सिटीज, ये देखो यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन पीसीएस ये भी पूछेगा कि डब्ल्यूजी रॉबिन ने और बेसमैन ने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें किताब और एक दो ग्रीक शब्दों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पीसीएस में किताबों के नाम आते हैं और भयानक वाले आते हैं। 4 किताबें लिख देंगे, एनीमीडिया किसने लिखी, बगल में लिखते रहना, एरिस्टोटल ने लिखी और फिलहाल ने लिखी, उससे लिखी। तो एक बायोडाइवर्सिटास वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसी से बना है हमारा वर्ड जैव विविधता। जैव का मतलब आप समझते हैं, जैव का मतलब होता है जीवित, जीवित, जीवित। किसी जीवित चीज में हम यहाँ भिन्नता देख रहे हैं। हम यहाँ वैसी भिन्नता नहीं देख रहे कि ये कमरा दूसरे कमरे से अलग है। तो ये समझ ले, ये इस वाले में नहीं आएगा। बायोडाइवर्सिटी में हम जीव की बात करेंगे, जंतु की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे, सूक्ष्म बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी होंगी 100%, खुद से भी पढ़ी होंगी। तो अगर बात करूं तो आपको एक चीज तो पता होगी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है कितने डिग्री होती है? इसे कौन सी रेखा कहते हैं? चाहे आप प्यार से इसे भूमध्य रेखा कह दो, चाहे आप प्यार से इक्वेटर कह दो, चाहे आप विषुवत रेखा, ये तो होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर, ये आपको बता दो, पहले हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा साउथ होता है, ठीक है। बीच से पार्टीशन करोगे तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इससे थोड़ा ऊपर और बढ़ जाएंगे, ये हल्का सा ऊपर, यहाँ पे करीब करीब 23 डिग्री, तो ये कहाँ का हिस्सा है? नॉर्थ का। तो मैं यहाँ नॉर्थ लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इधर नीचे भी थोड़ा थोड़ा आ जाऊंगा तो यहाँ पे भी 23 डिग्री लिख दूंगा। वैसे अगर सही मान को मैं लिखूं तो 23.5 डिग्री हो जाता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आऊंगा तो ये कहाँ का है? साउथ का। तो इधर क्या आ जाएगा? पता है ना। और अगर सबसे ऊपर बात करें तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ये इस तरीके से, ये कितने पे होता है? ठीक है। अब समझिएगा, हमारी जो पृथ्वी है उसे हमने 3 जोन में, अलग अलग क्षेत्र में बांट रखा है।
अब आपको जरा बुद्धि लगाइएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सूर्य, पहली बात तो हमारी पृथ्वी जो होती है वो हल्की टिल्टेड है, मतलब अगर एक्सेस पे रखो तो ये इस तरीके से, और आपने पढ़ा होगा ऐसे करके पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, इसी कारण इक्विनोक्स और आपने सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, ये घूमती रहती है। अब समझिएगा अगर ये थोड़ी झुकी हुई नहीं होती तो ये विविधता जो हमारी पृथ्वी पर पाई जा रही है इसका खेल कुछ और हो गया होगा। उसका खेल का मतलब ये है कि अभी आप जो सामने देख रहे हैं, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य की किरणें यहाँ यहाँ तक आ जाती हैं। आ जाओ ये नीचे, ठीक है, ये मेरी बात समझिएगा। उसके लिए मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ डाली है, चिंता मत करिएगा, यहाँ इतना साफ डायग्राम नहीं देखिएगा, लेकिन पीडीएफ में बैठ जाइए, बता देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ डालिएगा सर आप, अच्छा आप ग्रुप में बैठे जो भी हम आपको पर्सनली वो कर देते हैं, गरिमा आपको भी करते हैं पर्सनली फॉरवर्ड के, बताइए टेलीग्राम डाल दिए, टेलीग्राम पे और भी बच्चे शायद नहीं होंगे। एक और उसमें आपको हम जोड़ देंगे, अभी नहीं जोड़ेंगे, आपके पास 2 पीडीएफ है, ठीक है। मैंने इस टॉपिक के संबंध में एमसीक्यू भी बना दिए सारे, और वो एमसीक्यू की अगर पीडीएफ देंगे ताकि तुम इधर उधर कहीं ना जाना पड़े। इस टॉपिक में जो भी पीसीएस में या विभिन्न एग्जामों में आए, बनाइए सब में आए, वो भी तुम्हारे लिए एमसीक्यू डाल, ठीक है। चलो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा इधर, अगर सूर्य की रेखा, ये एक बेसिक डायग्राम इसमें बना हुआ है, हमें पता है हमारी पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड है। अब ऐसी टिल्टेड पृथ्वी पे अगर मान के चलो कि सूर्य की रेखाएं बढ़ेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की रेखा जो बढ़ेगी वो सबसे ज्यादा इस पोर्शन पे इफेक्ट डालेगी, है ना, ये सीधे सीधे। और जब इस पोर्शन पे बीचों बीच, जिसको पोर्शन को क्या बोलते हैं बताइए, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और उष्ण कटिबंधीय आपने पढ़ा होगा। इसे बोलते इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बिल्कुल सीधे पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से उतना जो हिस्सा है जमीन का, आप कभी देखिएगा कि आपकी छत पर अगर एक कमरा बना है उसके सामने परछाई पड़ रही तो वो हिस्सा ठंडा रहेगा, लेकिन आप थोड़ी दूर आंगन पे कदम रखेंगे तो वहां धूप के प्रभाव की वजह से एकदम आप पैर पीछे कर लेंगे, ऐसा ही तो होता है। अब सोचिए जरा कि ये हिस्सा लगातार सूर्य के प्रभाव के कारण, सोलर रेडिएशन के कारण लगातार तप रहा है, लगातार गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझना बात, ठीक है। बिना बोले बैठ जाओ अपनी बात, अरे कोई नहीं। अब ये हिस्सा जब बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ेगी और ये हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, तो जाहिर सी बात आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वर्षा होने का कारण यही होता है कि जब गर्म होगा तो आपको पता है कि गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं, ठंडी हवाएं बढ़ने के लिए आती हैं, और यहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा भी होगी। और याद रखिएगा कि जो भी विविधता है उसे बढ़ने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए। तो अब जरा बुद्धि लगाओ कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विविधता या डाइवर्सिटी या सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाई जाएगी सर? इस क्षेत्र में पाई, ट्रॉपिकल क्षेत्र। अब जरा अंदाजा लगाइए, इस ट्रॉपिकल क्षेत्र से जैसे जैसे आप चाहे ऊपर बढ़े चाहे नीचे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, कमी आती चली जाएगी। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, 9 बजे का मतलब आज से 9:15 बैठो। कैसे लेट हो गए तुम लोग? टमटम नहीं मिल रहा था? चलिए सब कोई इस समय आवेदन हो रहा है 100 रुपए फॉर्म शुल्क टमटम के लिए। हाँ लिटरली मैंने अखबार में पढ़ा था। अभी डिस्कस करेंगे आज का किस्सा, संदेश खाली का भी किस्सा डिस्कस करेंगे। पता है संदेश खाली क्या चल रहा है? पहले अपना टॉपिक कवर करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ध्यान देना है, जैसे जैसे आप इस हॉट वाले जोन से ऊपर ऊपर चलते चले जाएंगे तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, नीचे आएंगे तब भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये नीचे वाला पोर्शन एंटार्क्टिक है, ऊपर वाला आर्कटिक है, और आपको बड़े दुख के साथ बता दें कि यहाँ कोई मानव नहीं रहता, कुछ ना कुछ प्रजातियां रहती हैं। जैसे आपने सुना होगा वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके अलावा आपने जो सफेद वाला पोलर बियर सील, बहुत अलग अलग तरीके के जलीय जीव पाए जाते हैं यहाँ पर, जो आराम से पोलर बियर की खासियत होती है बहुत डीप और काफी लंबे समय तक वो समुद्र में तैर लेता है। चलो 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 ठीक है, बैठ जाओ। अब जैव विविधता के लिए बाकी लोग जो है बस इतना समझिए, भूमध्य रेखा पर प्रजाति ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि वहां पर क्या होता है, तापमान ज्यादा क्या हुआ टूटी हुई है, कोई नहीं जो सीट नहीं हो पे डला इधर भी खड़ी। और नाम बोलो,
सिर्फ तुम जगह ले जाओ। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो मुख्य कारण ये होता है कि ज्यादा आपको विविधता देखने को मिलेगी इक्वेटर वाले एरिया पर। ये बात है, इसमें रिपीट नहीं करूंगा। अब इस इक्वेटर वाले एरिया पर भी अगर आपसे स्पेसिफिक यूपीएससी पूछ ले घुस के मुंह में कि नहीं हमें और ज्यादा जानना है, तो सुनिएगा 23 डिग्री नॉर्थ के वाले पोर्शन में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये वो हिस्सा है जहां एक्सट्रीम लेवल पर विविधता देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना, इस पूरी बेल्ट के अंदर इसे टॉररेंट जोन भी बोला जाता है, इसे ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय भी बोला जाता है। आपने देखा होगा हॉर्स जोन भी ये कांसेप्ट है, वो भी यहीं पर चलता है। आईटीसीजेड का प्रभाव भी यहीं देखने को मिलता है। चीजें आई समझ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए स्लाइड शेयर कर दी है मैंने। आप लोग जो ग्रुप पे ऐड हैं, ठीक है, ऑफिसर्स वाले, सब ऑफिसर बनेंगे तो ऑफिसर ही नाम रख दिया मैंने ग्रुप पर, है ना। और जो नहीं जैसे कृष्ण पाल उनको हम जोड़ देंगे, आपको भी जोड़ देंगे, ठीक है। बस अब क्या दुख है, नेट स्लो चल रहा है, नेट देख चलाते। चलिए अब समझिएगा, एक बार प्रश्न आया था जो कि बेसिक प्रश्न है, और आपके लिए मैंने एमसीक्यू जो डाले उसमें भी ये प्रश्न आया था कि 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश से 90 डिग्री ध्रुव, ठीक है, ध्रुव आप समझिएगा पोल की ओर आ जाओ, आ जाओ, चलो, कि अगर आप जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, इस तरफ से आप इस तरफ जाएंगे तो जो भी विविधता है, विविधता, ठीक है, विविधता कौन सी वाली, जैव विविधता में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा या डिक्रीज देखने को मिलेगा। यही कंसेप्ट मैंने भी समझाया कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको प्रजातियों में क्या देखने को मिलता जाएगा, सर फॉल देखने को मिलता जाएगा, गिरावट देखने को मिलती जाएगी। समझिएगा बात को, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया जितना ऊपर जाओगे तापमान में गिरावट होगी। और एक नियम भी याद रखिएगा, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़, अगर कोई भी आप में से पहाड़ पे हाइकिंग करने जाता है तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद आपकी सांस फूलने लगती है। ऐसा प्रेशर के कारण होता है, ये तो पता होगा। लेकिन पहाड़ों पे एक दुख और होता है, कहते हैं कि पहाड़ों पे अगर आप जाओगे तो 100 मीटर की जब आप ऊंचाई ऊपर आगे बढ़ते चले जाओगे तो तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट देखने को मिलती है। ये भी समझिए, ठीक है। चलो अभी आगे बताएंगे। उसके बाद आप कुछ चीजें लिख लीजिए पॉइंट वाइज, हेडिंग डालिए, ज्यादा नहीं, एक एक बिंदु में कुछ चीजें लिखवा देंगे, ठीक है। यदि उच्च अक्षांशों की ओर, यदि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर, यदि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर गिरावट होगी, यदि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर गिरावट होगी, देखा, यदि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर गिरावट होगी। पहला बिंदु लिखिए तापमान, तापमान विच इज कॉल्ड टेम्परेचर, TEMPERATURE और चार टेम्प लिखा, ठीक है। टेम्परेचर के बाद अगला लिखिए वाष्पन, वाष्पन समझते हैं, गुड, वाष्पन, इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी, गुड। देखा, अगला पॉइंट लिखिए वर्षा में कमी, वर्षा में कमी, ठीक है। उसका लिखिए वनस्पतियों की सघनता, सघनता मतलब कंडेंसेशन की डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सघनता बोलेंगे साथ में इकट्ठे, कंडेंसेशन संवहन नहीं, वो संघनन अलग है जो आप मोटरसाइकिल से लाएंगे उठा के, नहीं, संवहन, संवहन फिलहाल कोई बात नहीं है, सघनता है, सघनता, साघनता है, समझ गए। लखनऊ घराना लिखो, वनस्पतियों की सघनता घटती है, घटी, लिखा। अगला लिखिए प्राथमिक, यही शायर आए जिनके पॉलिटी में कितना नंबर आया, 70 आए थे कि 71 शायर, कोऑर्डिनेटर सबको 71 थे शायर। टॉपर्स मेक हिस्ट्री, दे डोंट रिमेंबर देयर मार्क्स। अरे चलो कोई बात नहीं, चलिए भाई। प्राथमिक उत्पादकता में कमी, प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कमी देखने को मिलेगी,
लिखा? हाँ, जंतुओं की संख्या में कमी। जंतुओं की संख्या में कमी, ठीक है। भिन्नता 1 तारीख के बाद देखने को मिलेगी, जैसे जंतुओं की संख्या में कमी, ठीक है, क्योंकि भिन्नता आएगी, तो भिन्नता में कमी। भिन्नता में कमी, स्थिरता, स्थिरता में कमी, स्थिरता में कमी, स्थिरता में कमी लिखा। अब यही पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में। क्वेश्चन ये था कि जैव विविधता की प्रवणता बताइए, इंटेंसिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी बताइए। बेटा मेंस में इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे, एनवायरमेंट का आंसर बन जाएगा। इसी के ऊपर चाहे क्वेश्चन लिख लो, चाहे नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो, जैव विविधता की प्रवणता यानी इंटेंसिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रवणता। इसे प्रवणता नहीं लिख मिल रहा, ये लो यहाँ लिखा सर, लिखा है स्लाइड में। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे, हाँ तब भी लिख पाएंगे, तभी तो तेज बनो, तेज ना बेटा, कोई बात नहीं, अरे चमक कर तेज, कोई बात है, पेज में कौन सी संधि है? शटअप, शटअप। मजाक, तुम मजाक मत किया करो, हर किसी का मूड सही नहीं होता, जेल में ऐसी संख्या नहीं बढ़ी। अब तुम्हारी तो निःशुल्क हत्या भी कर देगा बिना किसी पैसों। चलो भाई, अब तुम्हें जान के होगा, कुछ फैक्चुअल जानकारी भी ले लेते हैं, फिर इनके बड़े बड़े राइटरों और कवियों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिन्होंने लिखा है इसके बारे में। याद रखिएगा, फैक्ट लिखते चलिएगा स्लाइड में। तो क्या हुआ, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक, 5 लाख से लेकर के 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक विभिन्न जीव जंतुओं की संख्या इस पृथ्वी पर पाई जाती है। सबसे पहला चौंकाने वाला तथ्य, यानी 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक इस पृथ्वी पर रहते हैं। अभी और 15,000 प्रति वर्ष, इसे मैं पर एनम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, प्रति वर्ष पता है क्या करे जाते हैं, खोज निकालते हैं। जी हाँ, खोज निकालते हैं। अगर ऑन एन एवरेज की बात करो तो डेली 50 से 70 प्रजाति नई हमें डिस्कवर करने को मिल रही है। अब समझिएगा, इसी में भी साइंटिस्ट करंट अफेयर बनाते रहते हैं कि ये देखिए ये नए कछुए की प्रजाति निकली जिसके दांत पीछे हैं। क्या करेगा पीछे वाले दांत? चल समझो। अब आ जाओ, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कम से कम 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000 प्रजाति प्रति वर्ष, पर ईयर, भैया विलुप्त भी हो रहे हैं, विघटन भी होगा, खत्म। ये आंकड़ा ध्यान रखना आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, कि 50 लाख से 5 करोड़ तक जितनी भी प्रजातियां हैं कहां पाई जाती हैं, इस पृथ्वी पर। और आपसे अगर रेट पूछें तो भैया 15,000, ठीक है, 15,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रति वर्ष नई खोज निकाल रहे हैं। और एक अनुमान लगाया गया है कि अभी 8 से 9 करोड़ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी डिस्कवरी मानव करना बाकी है। तभी तो कहा जाता है कि मानव ने अभी सी को कायदे से एक्सप्लोर किया ही नहीं। आ जाओ सूरज, जिस दिन मानव सी को भी एक्सप्लोर कायदे से कर लेगा, देखिए या तो इधर बैठ सी, अगर मानव कायदे से समुद्र को भी एक्सप्लोर करेगा तो लग रहा है 7-8 करोड़ में से कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख 2-3 लाख तो मिल ही जाएगी वहां से, है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक आंकड़ा है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रजातियां नई हैं और जो प्रजातियां टोटल पाई जाती हैं, इनसे बड़े खुश है साइंटिस्ट, लेकिन कायदे में जिसके लिए साइंटिस्ट चिंतित है वो ये, क्योंकि अगर ये विलुप्त हो रही है तो चिंता का विषय ये है कि इनकी विलुप्ति के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जा रहा है। अभी पता चल रहा है कि साहब एक भैंसा था, उसे किसी ने खाया, खाने के बाद बचा हुआ फेंक दिया रोड किनारे। पहले कौन आते थे, अपघटन करता, अपमार्जक आते थे, वो आई चीलें उड़ के, उन्होंने खाया। अब चीलें जो हैं वो ही नहीं आ रही हैं, तो तुम कभी देखना कि डेड बॉडी पड़ी है 20-30 दिन, कोई साफ करने वाला नहीं, तो एक प्रकृति का संतुलन भी तो बिगड़ रहा है। पहले प्रकृति ने नेचुरल व्यवस्था कर रखी थी कि ऐसे किसी जीव को खाने के लिए चील कौवे आ जाते थे, अब चील कौवे ही हमने मार दिए रेडिएशन की वजह से। और सबको पता है, मैंने स्टडी कराई थी कि गिद्ध साफ होने के कारण डाइक्लोफेनिक नाम दवाई है। और आज तुम्हें ये भी बताऊंगा कि डाइक्लोफेनिक दवाई का सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्या है, कोई बता सकता है? कैंसर?
वो तो कैंसरकारी था, मतलब आप कह रही हो जो वो नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि डाइक्लोफेनेक दवाई की जगह कोई दूसरी दवाई जो मार्केट में चल रही है। चलो अब आप समझिएगा, आपसे देखते हैं थोड़ा इको में पूछ लेते हैं। 1860 का दशक, भारत कब आजाद हुआ? 47 में होने के बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, भारत की जो स्थिति थी तो उसे विकसित देशों में रखोगे, विकासशील में रखोगे, या कुछ पता ही नहीं कौन सी अवस्था में रखोगे? तो सर उस समय भारत नया नया जन्मा था 1947 में। जन्मे का मतलब ये कि हम पे भैया ब्रिटिश लोग उपनिवेश करके चले गए, कॉलोनी बना के रखते थे। अब उन्होंने कॉलोनाइजेशन करा सब लोग के लिए, तो भारत के पास जब कायदे में सोवेरेनिटी, संप्रभुता आई कि अब हम अपने निर्णय खुद लेंगे, तो समझिएगा कि भारत को इस स्टेज पे रखा गया कि ना तो भारत अल्प विकसित है ना विकसित है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी नहीं था, कुछ नहीं था। अब ऐसे में भारत का रोल तो शुरू होता है 1950 से, जब आपको पता हुआ कि नेहरू जी ने औद्योगिकरण करा, अलग अलग डैम बनाए, सारी चीजें बनाई। लेकिन विश्व में 1860 से औद्योगिक क्रांति आ गई, और जो औद्योगिक क्रांति में इन्होंने कांड करे हैं ना, वो किसी ने नहीं करेंगे। कैसे? इन्होंने इंडस्ट्री का विरोध करने के चक्कर में नदियों की दिशाएं मोड़ दी, डैम बनाने के चक्कर में जो नदियों का प्रभाव होता था उसको इन्होंने अस्थिरता ला दी उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि जहां पर वन हुआ करते थे, इन्होंने बड़ी मात्रा में वन काट दिए। रेलवे लाइन बिछाने के लिए सबसे ज्यादा वन काटे गए, इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप करने के लिए विभिन्न जगहों पर जो भी जीव जंतु रहते थे सबको भगा दिया। अब इस कारण से क्या हुआ कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई और विनाश होने लगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन सबको कवर करने के लिए, समझिएगा मेरी बात, 1860 के पाप कवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक साथ बैठे थे, जिसे हम प्यार से कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। और इतना ही नहीं, स्टॉकहोम सम्मेलन वो ऐसा सम्मेलन था जिसमें सिर्फ एक ही बार यूएसए और रशिया, दोनों कट्टर दुश्मन जिनके बीच में शीत युद्ध चला काफी लंबे समय तक 1945 से, वो दोनों इसमें शामिल होकर बैठे थे। और इसी स्टॉकहोम में हमारे इंडिया से कौन गई थी? प्राइम मिनिस्टर। और बेसिकली इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में सबने गलतियां नहीं मानी, गलतियों की जगह विकल्प निकाल के दिए कि देखो ऐसा करो, कार्बन उत्सर्जन कम कर दो, देखो ऐसा करो कि औद्योगिकरण तो अब करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को मटके वाले पानी से फ्रिज पे तो हम ले आए, पैसा तो कमा लिया, अब उन्हें भी आदत लग गई। तो इन सारी व्यवस्थाओं के चलते सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो किस पे मिला? जैव विविधता पर देखने को मिला। ठीक है, और याद रखिएगा इन सभी चीजों के चलते, क्या वो कोई और है? इन सभी चीजों के चलते हमने जो पृथ्वी की हत्या की थी, पृथ्वी, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर इतनी क्षमता थी। आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, होमियोस्टेट मैटर पढ़ा, पृथ्वी के अंदर स्वतः खुद को दोबारा पुनः ठीक करने की, यानी आप कह सकते हो कि रिकवरी की क्षमता होगी, लेकिन हमने पृथ्वी की रिकवरी क्षमता को ही धज्जियां उड़ा के रखी है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है विविधता पर। समझिए, चलो अब थोड़ी बहुत चीजें बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि 1972 के बाद कितने लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में सुना है? क्या है कृष्ण भाई, थोड़ा आगे बता पाए? सर 1987 में जो था, वेरी गुड, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक नागरिक की प्रधानमंत्री थी, उनके अध्यक्षता में कमेटी में आयोग बना था। इस आयोग का मेनली काम ये था कि जैव विविधता की रक्षा करने के लिए वो बात करें। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। अब समझो, तो काफी जो एनसीईआरटी क्लास 10 देखा, एनसीईआरटी के प्रचार के लिए ऐसे तेज बच्चे चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आपको ज्यादा लंबा डिस्टेंस तो कवर ही नहीं करना। अब जो उन्होंने बात बताई समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र कब बना? ठीक है, बनने के बाद 1960 के दशक के आसपास में जब इसने भारी त्राही देखी तो इसने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का एक ही काम था, ये जो कमेटी बनाई गई इसे CWG कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट को वेलफेयर ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप का एक ही काम था कि कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार से पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है तो हम इस खतरे को रोक देंगे। लेकिन हुआ वही जो कृष्णपाल जी ने कहा कि बुरी तरीके से इनका जो ग्रुप था फेल हो गया। और जब ये फेल हो गया तो उसके बाद दौर आता है 1983 का। ध्यान से सुनिएगा, 1983 में एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, और जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 1987 में देती है उठा करके सरकार को, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोला जाता है बेटा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसी रिपोर्ट में पहली बार एक शब्द आता है, शब्द, उस शब्द पे गौर देना, उस शब्द का नाम है सतत, ये मत भूलना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को जन्म देने वाली यही एकमात्र रिपोर्ट। तो इसको कब बनाने के लिए बोली गई थी कमेटी? किसने बनाई थी? यूनाइटेड नेशन।
बाकी इन्होंने जो जानकारी दी बिल्कुल ठीक जानकारी दी। तो इस कमेटी के बाद से एक वर्ड देखने को मिलता है कि सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आज के समय में तुम रह रहे हो तो संसाधन का इस्तेमाल भी करो, पर अपने भविष्य के लिए भी संसाधन छोड़ दो, जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करो। अगर तुम ही सब ले लोगे तो उनके लिए क्या बचेगा? ये कैसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए, बिल्कुल सही। आगे वाले भविष्य की पूरी की परिणाम पर जनरेशन के लिए। लेकिन अफसोस की बात कि हम उल्टा चल रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना? क्या कह रहे हैं? एथिक्स में पता है आपको, एथिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें एनवायरमेंटल एथिक्स आती है। आपको तमीज सिखा रहा है यूपीएससी कि पर्यावरण से कैसे डील करना है। क्या गजब सिलेबस। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ये है लिखा हुआ है, लेकिन कनेक्शन तुम्हें बताना जरूरी था। अभी भी हम लोग बेसिक चीजों पे नहीं आए, और बेसिक चीजों पे तब आएंगे जब मैं तुम्हें लेके आऊंगा। उससे पहले एक और चीज रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंदर एक मोटो निकला था, एक टाइटल निकला था, और इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ था हमारा कॉमन, आवर कॉमन फ्यूचर। ये ध्यान रखना, इसी में निकला था। ये सब पीसीएस की फेवरेट है। पीसीएस यही रिपोर्ट में घुस जाएगा, पूछ लेगा कि क्या मोटो था, कब बनी थी कमेटी, किसने बनाई थी। पीसीएस को बड़ा मजा आता है। चलो इनका नाम सुना? भैया यहाँ ये लिखा है कि नर्सिंग का कोर्स पाए, यहाँ पे नॉर्स और मैग्मेनस लिखा है। इनके बारे में सुना है? कौन है बताओ? आप ध्यान समझिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जरा इसका अंतर बताइए। आप पढ़े लिखे का मतलब ये कि आंखें ठीक है आपकी। दोनों में सबसे पहले तो बेसिक अंतर बताओ कि क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही। अगर इसमें बात करें तो इसमें भैया बायो यहाँ पे रह गया, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल है। जी हाँ, पहले इस शब्द को इनके द्वारा प्रचलित जब किया गया था तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल के ही करा गया था। मेरी बात याद रखिएगा। बाद में आएंगे लवजॉय और दासमैन। वो जो लवजॉय और दासमैन आएंगे वो कहेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों बोल रहे हो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, तो इसे बोला जाने लगेगा बायोडाइवर्सिटी। ये बात समझिएगा। इस शब्द आ चुका और आएगा कि नॉर्स और मैकमेनस ने कौन सा शब्द दिया, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे पहली बार किसके द्वारा शब्द प्रचलन में आया, तो तुम्हें नाम लिखना है नॉर्स और मैकमेनस। क्या बोला? बायोलॉजिकल। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जैव विविधता यानी सिर्फ बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया गया, तो भैया इनका नाम भी याद रखना, लवजॉय। हाँ भैया, दासमैन। किंडर जो है नहीं, लवजॉय। ये जो दासमैन है ना, दासमैन, इसका एक कथन बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इसने कहा था कि मानव प्रजाति, ठीक है, उस चीज के समान है जैसे एक बंदर और जिसके हाथ में एक ग्रेनेड है। पता नहीं मानव सभ्यता कब उसकी पिन खींच के खुद को नष्ट कर देगी। ये इसका ऑफिशियल कथन था कि मानव सभ्यता हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। क्या बात कही? सही बात है। अपना पतन खुद ही कर रहा है, ठीक। लेकिन अभी कहां, अभी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि दासमैन जो है ये कौन है, इन्हें क्या कहा, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं तो सही है। इन्होंने 1968 में इन्होंने ये दासमैन ने एक पुस्तक लिखी थी। इनका नाम याद रखिएगा, ये 1968 में। उस पुस्तक का नाम लिख लो सभी लोग, द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये भैया नाम याद रखना, यूपीपीसीएस किताबों के नाम देता है और लिख देगा बगल में किसने किताब लॉन्च करी थी। तो अब देख लेना, ये किताब तुम्हारी लॉन्च करी गई थी 1968 में, ठीक है। और इन्होंने भी उस समय तक यही शब्द इस्तेमाल करा था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तब ये भी इस वर्ड से आ चुके थे, ठीक है। दासमैन ने लिखा। अब इस वर्ड का क्रेडिट एक व्यक्ति को और जाता है, बायोडाइवर्सिटी का, W.G. रॉगन। ये याद है, बायोडाइवर्सिटी। तो अभी तुम्हारे पास में ये आ गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले कि नॉर्स
मैगनस ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द सबसे पहली बार दिया था, ठीक है। इसके प्रमाण के लिए आप किताब भी बोल सकते हो, लेकिन बायोडाइवर्सिटी शब्द लॉवेजॉय एवं दासमैन ने प्रचलित करा, जिसके असली फाइंडर जिन्होंने पहली बार ये शब्द बोला वो डब्ल्यूजी रॉबिन। इसीलिए मैंने एमसीक्यू दिए, वरना पता चले तो दासमैन में लिख दो बायोलॉजिकल और नॉर्स में लिख दो बायो। लिखा? चलो स्लाइड में तो है, अब आगे बढ़ते मेन चीज हटा दो, इससे कैसे समझ पाओ। चलो अब याद रखिएगा, बायोलॉजिकल तो नहीं बोलेंगे, अब बायोडाइवर्सिटी ही चलेगा। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहला कौन सा होता है? गुड। सेकंड देख के बोल रहा है, बोलो हाँ। तीसरा, वाह आज तो किसी गलती नहीं है। इकोसिस्टम के साथ उसके मैंने नहीं लिखा है, कम्युनिटी भी याद रखना। चलो अब थोड़ी टेक्निकल भाषा पे आते हैं, वो ठीक है, बोलना चाहिए। अब आप स्लाइड देखेंगे कि इसके बाद में ना कई सारे खरगोश दिखेंगे एक जगह आपको पेज पे। जब आप स्लाइड चेंज करेंगे तो आपको जेनेटिक वाला सबसे पहले पढ़ रहा है, आनुवंशिक वाला, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, सलोनी बताओ, सलोनी बताएंगे। सलोनी आप घर से बाहर निकले, आपको एक गाय दिखी, एक डॉग दिखा, या एक डॉग के साथ में दूसरा डॉग भी दिखा, तो आपने देखा एक जो है वो डॉग काले रंग का है, कुकुर कह देते हैं, ठीक है, श्वान कह देते हैं। कुत्ता थोड़ा अजीब लगता है ना, कुत्ते को एक लोगों ने गाली की अवधारणा दे रखी है कि कुत्ता मतलब गाली, सही है। तो मान के चलिए इनको एक श्वान दिखा काले रंग का और एक श्वान दिखा सफेद रंग का, ठीक है, और एक और दिखा पीले रंग का। तो तीनों में ये अंतर काहे है? क्या मतलब है तीनों में क्या अंतर बताओ? नैरो लाइक पेंट से सही से नहीं पोता होगा। क्यों है ये अंतर, क्यों है सब? प्रकृति का नेचुरल है। और कोई इन्होंने कुदरत की मार पे छोड़ दिया। हाँ सनी सही कह रहे हैं, हाँ जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम। अब तुम्हें थोड़ा याद आ रहा होगा, अभी चैन रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले याद आ रहा है एटम। अब कुछ याद आया? उससे भी पहले क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन। भूल गए होंगे चैन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद एटम आएगा। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, प्रोटीन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। अब याद आ रही है ये जो पूरी एनसीईआरटी की संरचना, ये एनसीईआरटी की संरचना इसलिए बताई थी कि जेनेटिक का मतलब होता है हर किसी का डीएनए अलग है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर तुम्हारा डीएनए मैच हो रहा है तो वो पुत्र है तुम्हारा। समझ गए? सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार रहो, समझ गए? तो इसलिए डीएनए मैच हो सकता है पर डीएनए के साथ भी क्या हुआ सर? अच्छा यही तो गेम है, नहीं समझे आप? समझो पूरी मेडिकल साइंस को चैलेंज कर दिया। आप समझो, कल एक न्यूज आ रही थी, 2 साल बाद कुवैत से लौटे खालू और जो है खाला जो थी वो गर्भवती थी, तो वो आगे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब जरा समझो, खालू 2 साल बाहर है तो खाला कैसे खाली रहेगी? कहने का मतलब ये है कि बेटा समझिए, अब खालू जो था टेक्निकली दीज आर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब जो भैया खालू हुए इन्होंने कराई जांच, और जांच में इन्हें पता चला कि ये जो छोटे वाले खालू है, बच्चा छोटा ये भी, तो ये मैच ही नहीं हो रहा डीएनए। डीएनए का मतलब समझिए, डीएनए का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी में ह्यूमन एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे तो एक चैप्टर है बड़ा अच्छा कि रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ समझिए, उसमें यही समझाया जाता है कि एक मानव में जो वैसे मान लीजिए फादर है तो उसके साथ से कुछ ना कुछ ट्रेट्स तो बच्चे में जाएंगे ही जाएंगे, तो जो आनुवंशिक गुण जाते हैं उसे डीएनए कहते हैं। डीएनए मतलब पूरी प्रोफाइल, बॉडी की पूरी संरचना। आप सोचिए कि जो पिता है, समझिए ना, तो उसी का तो डीएनए जाएगा और यदि उसका शिशु होगा तो यही तो मैच कराता है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये मैच नहीं कराता तो एक बहुत बड़े नेता 96 साल की उम्र में अपनी संपत्ति बेटे को नहीं देते। एनडी तो बैड है ना, हिंदुस्तान में बड़ा है, पूरा 10 नहीं कर सकते ना उनको। किसकी चीज नहीं कर सकते? डीएनए चिप में हाँ हाँ संपत्ति प्राप्ति करने के लिए कोई भी पुत्र आप नहीं कर सकता। हाँ करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन डीएनए चिप जो हाई कोर्ट का जज नहीं। हाँ देखिए टेक्निकल भाषा में तो नियम है, और भी आप सुनिए खराब नियम। अब जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति आया और इसको पता चला कि 2 साल से कुवैत था लेकिन इसके घर में खुशी हो गई, तो अब अगर इसकी वाइफ ने कोर्ट में केस कर दिया कि 180 दिन के अंदर शादी के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग इंडिया में नहीं होता।
इंडिया में अलग नियम है, 180 दिन के अंदर शादी के बाद या फिर उनके एक्सेस के बाद वो पैदा हो गया। अब इसमें हस्बैंड के लिए ग्राउंड है, उसे ये प्रूव करना होगा कि 180 दिन तक मेरा इसके बॉडी में कोई एक्सेस था ही नहीं। अगर वो ये प्रूव कर पाएगा तभी बच्चा नकारा जाएगा, अपने डीएनए के भाड़ में। समझिए बात को, बहुत खतरनाक चीज है। तो खैर जेनेटिक में आ जाओ, जेनेटिक में समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएनए आपको बेसिक तक देने वाला कौन है? पेड़ देने वाला डीएनए। भाई पेड़ ही तो आपके अंदर सबसे पहले प्रोटीन दे रहा है, सी और एच, ऑर्गेनिक पदार्थ, फिर आपकी बॉडी बना रही है। अब डीएनए का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, काला, गोरा, समझते हो ना, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा, कोई कम खाता है जल्दी मोटा हो जाता है, कोई ज्यादा खाता है लेकिन तब स्लिप करता है। तो ये सब किस वजह से विविधता देखने को मिलती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेनेटिक विविधता आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि मानव सभी हैं, पर सब मानव दिखने में एक समान पूर्ण रूप से नहीं। इनफैक्ट अगर आप दो सगे भाइयों के अंदर भी डीएनए को चेक करोगे तो कुछ कॉमन ट्रेड्स मिलेंगे आपको, लेकिन उनके अंदर भी आपको बॉडी की बनावट में भिन्नता मिल सकती है। बात आई समझ? तो जेनेटिक अनुवांशिक का मतलब सीधा है कि एक ही प्रजाति के हम सब मानव हैं, परंतु हम में कोई नाइजीरियन निकल गया, कोई अमेरिकन निकल गया, कोई अफ्रीकन निकल गया। अब मान के चलो रंग की वजह से बात नहीं कि अब अफ्रीकन देश में सीधे पता है भैया सूर्य के प्रभाव के कारण ज्यादा ही उनका रंग जो है ब्राउन मुंडे वाला गाना ऐसी थोड़ी बन गया, क्यों चल ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अफ्रीका के अंदर व्यक्ति 7-7 फीट के पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यही जीन्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे इसका सबसे आसान उदाहरण आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए आप कौन सा डॉगी पालना चाहते हैं तो कोई कहेगा लेब्राडोर, कोई कहेगा जर्मन शेफर्ड, कोई कहेगा पोमेरियन, अलग अलग ब्रीड, कोई कहेगा रोटविलर। तो ये सब किस घराने से है भैया? है सब के सब डॉग, लेकिन इनके अंदर जेनेटिक विविधता पाई जाती है। दो भैंस बिल्कुल डिट्टो दिखने में खेत में खड़ी है, तुम्हें ये लग रहा है ये रामकली है ये श्यामवती है, पता ही नहीं चल पा रहा है, तुम अब दोनों में कंफ्यूज हो। लेकिन अगर तुम उन दोनों का डीएनए चेक करोगे तो दोनों का डीएनए अलग होगा। डीएनए इस लेवल तक की चीज है, ये बात आई समझ में? सेम नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो भले ही सारी भैंसें ऑल बफेलोज आर ब्लैक बट दे आर नॉट कॉमन इन ब्लैक कलर। वही है जो सेम लगती है, मतलब वही है एक सेम लगती है, ऐसा नहीं है। मतलब मोस्टली अगर आप दूर जैसे कुत्ते तो फर्क आ जाते हैं, पता चल जाते हैं। हाँ स्वाद तो कुकुर जो है वो तो नहीं बुलाते हम पशु ही बोलिए आपसे। हाँ ठीक है, आप सही बोलिए। लेकिन भैंस में मतलब पता चलता है जैसे अमेरिकन है या फिर इंडियन है वो पता चलता है, लेकिन अगर सब काली है तो सिमिलर लगती है। तभी गांव वाले घंटी बांध देते हैं। राम दुलारी को बचपन से देख रहे हैं, उनके कई कान काट दे रहे हैं। मतलब कहने का ये कि जिसके साथ वो चीजें नहीं, वो तो बीमा इंश्योरेंस है, कान ऐसे नहीं काटते, बीमा के चक्कर में पीला वाला टैग पिंच करते हैं। वो तो सब पकड़े जाते तब लगा देते हैं। हाँ तब भी लगा देते हैं, देख रहे हैं व्यक्तिगत। हाँ अमेरिकन बिल्कुल, पाकिस्तानी फूड। अब समझिएगा बाकी सारी चीजें एक तरफ, इसमें हाँ कठिन सवाल और महत्वपूर्ण सवाल इस क्लास की जो अब जब आपने आवेदन करा था तो उसमें नीचे कॉलम मिस रहेगा कि यू शुड बी मेंटली फिट, लेकिन तब भी आप बैठे कि नहीं बैठे? ऐसी भैंस आ जाती है। अब पूरा क्लास समझ गया, उसका कोई नहीं लगता, कमोडिटीज पे नहीं आओ। वैसे भी इंडिया से एक्सचेंज करने के लिए भी बकायदा भैंसों का टैग नंबर, लिंक सब कुछ चेक करके जाता है। लो सुन लो, ठीक है चलो जरा जाओ, मेरा टॉपिक नहीं है, ये इको का टॉपिक समझ गए? नहीं ऐसे नाम ना बोलो, अश्वित का इस बात करो। चलो अब इसके बाद जरा एक बार पेज नंबर 24 स्लाइड पे आ जाओ, स्लाइड पे पेज नंबर 24 पे आ जाओ। हमें खरगोशी खरगोश दिख रहा है तुम्हें? अच्छा ये खरगोश वाला, ठीक है। अब भाई देखो ये सब खरगोश हैं, लेकिन इनके अंदर तुम देख रहे हो कि कोई भैया अमेरिकन है, कोई पता चल रहा है कोई और प्रजाति खरगोश है, कोई ब्राउन खरगोश है, किसी के कान बड़े हैं। इनमें सबसे खराब दिखने में जो है वो ये देखिएगा, ये रही, इसमें जो पग कुत्ता आता है उसकी तरह कैलिफोर्नियन वाला खरगोश लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है ना कैलिफोर्नियन, ये है इसमें लग रहा है ना। अब ये सब इनमें भिन्नताएं क्यों है? तो भैया इनके आनुवंशिकता के कारण है कि कहने को सब रैबिट है, लेकिन ऑल रैबिट्स आर नॉट सेम, क्योंकि इनका डीएनए आरएनए अलग है। समझे?
इंटर इसी भी पीसीएम था आपके पास? अरे नहीं है भाई, है दोनों है? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? बना दिया गैस सर्विसिंग करवा दिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे यही हो। रोटी बना के चलो अब इसके बाद अगले पन्ने पे आ जाइए। इसके बाद एक पन्ना गैप करके फिर डॉग की भी वैरायटी देख लीजिए, ठीक है ना? डॉग वेरिएशंस भी देख लीजिए। अब डॉग वेरिएशन में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि विभिन्न प्रकार के, इनमें हाइब्रिड भी होते हैं। अब हाइब्रिड अच्छे से पता है लोगों को। हाइब्रिड और ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना से संपर्क करें। अरे पढ़ा नहीं उन्होंने? आपने पी वाला एग्जांपल पढ़ा होगा। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात उन्होंने दो मटर के अलग अलग लेकर के उसको एक ही में जोड़ के, और फिर आप तो देखते हैं आपका माली भी समझदार होता है, वो लाल गुलाब नहीं से काट के दूसरे के साथ कर देता है, क्या करता है ये सब तो कर। चलो ब्रीडिंग करा दी। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज और देखिए 27 नंबर की, ये सिर्फ जानवरों में नहीं पौधों में भी प्रजाति में डिफरेंस होता है। देखिए मक्का, कॉर्न, और कॉर्न देखिए कि इनमें से कौन सा मक्का आप खाना चाहेंगे? अरे कोई सा भी क्यों नहीं खाओगे, इतने सुंदर मक्के हैं। अभी खाया नहीं रेड वाला नहीं खाया? आप भिन्नता भी कह सकते हो, लेकिन याद रखिएगा शब्द दिया है विविधता तो हमें वही करना पड़ेगा। चलो अब स्पीशीज डाइवर्सिटी में आ जाओ, ये सबसे आसान है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है? ह्यूमन वाला भी दिया मैंने, चिंता की बात नहीं है। टप्पा दिख गया तुमने? चलो ठीक। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी कोई बताएगा? फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपसे पूछूंगा मैं कि प्रजातीय प्रचुरता और प्रजातीय एक समानता क्या होता है। वो अच्छी चीज है, उसमें मजा आएगा सीखने में। क्या लगता है क्या होता होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातीय विविधता? वेरी गुड। आप मानव हो, आपके आसपास में यहाँ पर पशु घूम रहे हैं और इस समूह के बाद कुछ पेड़ वृक्ष पौधे लगे। अगर आप ग्राउंड पे देखोगे घास लगी है, तो ये सब क्या है? ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति है। आप समझिएगा भारत में 90,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से जान के ताज्जुब होगा 50,000 पेड़ की स्पीशीज है और 20,000 कम से कम ऐसे स्पीशीज हैं जो पशु हैं, पक्षी हैं। 20 के लिख दे रहा हूं, और उसके साथ में बाकी जो बची हुई आ जाइए 20,000 से ज्यादा सूक्ष्म बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। भारत है 90,000 की स्पीशीज का, और 90,000 की स्पीशीज में भी आपको जान के ताज्जुब होगा भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? मानसूनी क्षेत्र, बिल्कुल ठीक। अगर ये पश्चिमी घाट जो आपने बोला, चाहे मानसूनी क्षेत्र बोलो, एक ही बात है, क्योंकि किधर से घुसती है विंड? 1 जून को इधर से घुसती है। याद रखिएगा ये प्रश्न आ चुका है, वेस्टर्न घाट पर सबसे ज्यादा विविधता देखी जाती है, लेकिन इसके साथ में हिमालय रीजन भी है, इसके साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, इसके साथ में भी इंडो ब्रह्मपुत्र बेसिन भी है, अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है वेस्टर्न घाट पे। अकेले वेस्टर्न घाट पे इतनी रिसर्च कर डालिए, कुछ पूछो मत, क्योंकि यहाँ पर एक फायदा और मिल जाता है, यहाँ पे जल और स्थल दोनों आकर के आराम से मिल जाए, तो ऐसे में संक्रमित क्षेत्र भी मिल जाता है, इकोटोन वहां पे भी कर जाती हैं, लौट लौट के खूब समझ रहे आराम से घूमती रहती हैं, और इसी के पास में वार्म वाटर करंट्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। जब गर्म जल और ठंडा जल आपस में मिलता है तो कुछ ऐसी मछलियां होती हैं वो ब्रीडिंग करने खूब आती हैं, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में नहीं रह पाती, बहुत गर्म में, लेकिन जब दोनों जगह पे पानी मिलता है तो उनको संतुलित पानी मिल जाता है, तो ऐसी जगह में आके वो खूब ब्रीडिंग करते हैं। अब इसमें 2 टर्म है, वो बड़े मजेदार है। अब तुम्हारा ज्ञान चेक करूंगा मैं कि तुम्हें माली का काम आता है कि नहीं। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ेगी, तो इस प्रॉब्लम का उत्तर दीजिएगा। मान के चलिए ये 2 फॉरेस्ट एरिया हैं, ठीक है? हम 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। एक का मतलब होता है रिचनेस का प्रचुरता, और एक का मतलब होता है एक समानता, समझिएगा। और जरा अच्छे से इस प्रॉब्लम को देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, ये वजाहत एक ग्राउंड पड़ा हुआ है लैंड, यहाँ पर हमने लगाया अमरूद के पौधे, समझिएगा अमरूद का पेड़ बन गया, एक और अमरूद, ऐसे करते करते सारे अमरूद लगा दिए।
समझिएगा ध्यान से सारे। यहाँ पर हमने क्या करा, अमरूद लगाया, लीची, नीम, ठीक, बरगद, फिर आम लगा दिया, फिर लीची लगा दिया, हाँ भैया पपीता, केला, बनाना और सेब, मौसमी और कुछ। अब मुझे ये बताओ, समझिएगा, कहां पर आपको प्रजाति ज्यादा संख्या में, या फिर सीधे क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को कहां मिल रही है? इन दोनों में से कौन सा क्षेत्र ज्यादा अच्छा है, जहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा देखने को? नीचे वाला, ऊपर वाला कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें एक मैंने डीओची की प्रॉब्लम पे लग रहा नहीं हुई है, इंटेलिजेंट तो तुम लोग। तो लेकिन इसका उत्तर स्पष्ट करिए कि सिर्फ अमरूद वाला फायदेमंद क्यों नहीं है, बाकी मल्टीपल वाला फायदेमंद क्यों? सर क्योंकि अमरूद वाले में सिर्फ अमरूद ही हमें मिल रहा है। हाँ, और इधर हमें ज्यादा मल्टीपल स्पीशीज देखने को मिल रही है। एक पेड़ ना एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स लेगा तो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे। गुड गुड गुड, अब थोड़ा ठीक जा रहा है। और कोई जैव विविधता के दृष्टिकोण से यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि इसे मैं बड़ी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जा रही है। देखो आम 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 या फिर अमरूद बोला तो अमरूद से, तो ये ज्यादा अच्छा है कि एक ही जगह की प्रजाति मिल रही है। एक दूसरा ग्राउंड है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिल रही हैं, तो दोनों में से बढ़िया कौन सा है विविधता के दृष्टिकोण से? नीचे वाला। चलो अब इसी प्रॉब्लम पे है, जरा बताइएगा। एक व्यक्ति है, वो रहता है पधारो हमारे देश राजस्थान, ठीक है, समझिएगा। और एक श्रीमती है जो रहती है लद्दाख, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से समझिएगा, यदि इन दोनों का विवाह करा दिया जाएगा तो जो पुत्र होगा वो निकलेगा मांझी द माउंटेन में। कैसे? वो राजस्थान की गर्मी झेल लेगा, और जब वो लद्दाख जाएगा कहेगा अरे मैं ना बीमार पड़ूं छू, मैं राजस्थान और लद्दाख दोनों को पहुंचूं, समझ गए? तो कहने का मतलब है वो दोनों जगह सर्वाइव करेगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यही तो विविधता का आनंद है। ये राजस्थान से बजारत और ये राजस्थान से बजारत की बाई, दोनों ने कर ली शादी। अब दोनों चले गए यहाँ पे लद्दाख, समझिएगा। अब यहाँ पर लद्दाख जाने के बाद में इन्होंने कहा अरे क्या जरूरत है, राजस्थान में इतना गर्म इलाका है। अब ये वहाँ नॉर्मल 20-22 डिग्री टेम्परेचर में भी दोनों की जो बॉडी है वो भैया वीक पड़ गई, बीमार पड़ गए, दोनों कांप रहे हैं ठंड से, इतनी ठंड लग रही है राजस्थान में, भाग जाओ। तो कहने का मतलब समझिए कि हमेशा दृष्टिकोण से देखा जाता है जैव विविधता के, कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। समझिएगा, दो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलने पर जो नई विविधता की प्रजाति इनके ऑफस्प्रिंग आगे बढ़ेंगे, उनमें दोनों जगहों की गुण पाए जाएंगे या नहीं? तो ये तो इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि जैव विविधता हमेशा, जब तक विविधता बनी रहेगी तब तक तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन संभव बढ़िया अच्छे से चलता रहेगा। जहां तुम इस विविधता को खत्म करने पे लग गए तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत है। अब प्रॉब्लम पे आ जाओ वापस। अब सोचिए जरा, इस अमरूद के किसी एक वृक्ष में लग गया कीड़ा, समझिएगा, तो ये भी मरे, ये भी मर गए, ये भी सब साफ हो गए। अब यहाँ मान के चलिए कि पूरा का पूरा ग्राउंड साफ हो गया, लेकिन अगर किसी एक अमरूद के पेड़ में कीड़ा लगा तो वो सिर्फ किसे प्रभाव डालेगा? या अमरूद बस खत्म, बाकी लीची, नीम, बरगद सब सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसीलिए जैव विविधता में ये चीज देखी जाती है कि जहाँ ज्यादा विविधता, जहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ ज्यादा बेटर होगा, जहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी वहाँ ऐसे करके सब साफ हो जाएगा। फ्लड आएगा तो सारे चले जाएंगे, फ्लड आएगा तो सारे, अब ऐसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक के सब चले जाएंगे। तो खत्म हो जाओ, तो याद रखिएगा। पर ह्यूमन चला है फिर भी तो सब खत्म है सारे। अब समझिएगा इन दोनों टर्म को, जहां सिर्फ एक ही प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है वहां दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता। तो इसे जब एक जैसी प्रजाति किसी एक क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, इसे कहते हैं स्पीशीज रिचनेस, यानी प्रचुरता। और जब मल्टीपल प्रजातियां मौजूद होती हैं, अलग अलग तरीके की प्रजातियां होती हैं वहां पर, तो उसे हम बोलते हैं स्पीशीज इवननेस। अब यहाँ तुम ये मत समझना कि एक समानता का मतलब सब एक समान हो, नहीं, या एक समानता का मतलब ये होता है कि अलग विभिन्न प्रजाति समान रूप से पाई जाती है। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, ऊपर वाला नहीं माना जाता है। अगर ये विविधता डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, प्रभावित होना शुरू हो जाए, तो फिर समझ लो पर्यावरण संकट में है। बात आई इसमें? सर इवननेस का मतलब है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। हां, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला मतलब नहीं है। रिचनेस में तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज पाई जाती है, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी डेफिनेशन पढ़ो, लिखी है मैंने स्लाइड में।
और स्लाइड में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जब एक ही स्पीशीज प्रचुर मात्रा में है। सर लिखा है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। बस कहाँ पे लिखा है? बिजनेस वाले में डिफरेंट स्पीशीज को नीचे वाला पढ़ो, ज़्यादा समझ में ही नहीं आया। तभी तो तो नाम है रिलेटिव आ गया ना सर। कोई बात नहीं, हमारा तो अल्फा बीटा गामा। रिचनेस ऊपर वाला ही रहेगा, नीचे ही गिननेस ही आएगा। इस डेफिनेशन को काट दो, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। हाँ गलती होगी भाई मुझसे। चलो वापस आ जाओ। अब ये तो पढ़े ही होंगे तुमने। गुड। एक साइंटिस्ट था R.H. विटेकर, उसने ये कंपोजिशन दिया था। अब R.H. विटेकर ने ये कहा था कि जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं उन्हें पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला है R = S1 + S1 - C। सुना दुश्मन? R + S1 तो हाँ सर वो 5 किंगडम इसी ने क्लासिफाई करे। हाँ विटेकर ने। ये वही है? ये वही विटेकर है, ये वही विटेकर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन इसने जो 3 मेजरमेंट दिए थे इसमें समझिएगा अब ध्यान से। सिर्फ इस क्लास के अंदर मान के चलो बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं जो भी मान लो हो गए। जब हम किसी एक क्षेत्र क्या वो सुनो खुश हो आज क्या चलो देखिए इधर, वो मेरा और सही का भाई बहन का बॉन्डिंग है, तुम लोग इधर देखो। सलोनी इसलिए आजकल क्लास में ये बोर्ड वाला सिस्टम वापस आ गया। क्यों सलोनी देखा? चलो भाई वापस आ जाओ। ये रहा क्लास, समझिएगा इधर वापस आ जाइए। अब इस क्लास के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हाँ तेज शुरू में सुस्त थे, अब सब एक्टिव हो गए। चलो अच्छा वापस आ जाइए। इसको समझ लो अल्फा बीटा गामा को। इस क्लास के अंदर जैसे पूरा क्लास में जब आप किसी एक क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन करेंगे कि वहां पर जो प्रजातियां रहती हैं, अब तुम जरा ध्यान से समझना, क्या इस क्लास के अंदर तुम्हें कोई भी पशु दिख रहा है? कोई ऐसा है यहाँ पे जो कहे मेरे टेबल के नीचे सांप बैठा हुआ है? ठीक है, लांसी जो इंगित कर रही है वह गलत है, लांसी इशारा बता रही एक तो है। टेक्निकली तो रॉन्ग है, टेक्निकली का हर तरीके से रॉन्ग है, उसकी अपनी डिग्निटी है बेचारे की। चलो वापस ध्यान देना, जब किसी एक क्षेत्र विशेष में एक ही जैसी रहने वाली प्रजाति पे कोई अध्ययन करा जाता है तो समझिएगा उसको अल्फा कहते हैं। इस क्लास के अंदर अगर मैं स्टडी करूं कि भाई कोई व्यक्ति जो है पढ़ने में तेज है, कोई दिखने में ज्यादा सुंदर, कोई दिखने में बहुत बदसूरत, ठीक है, अध्ययन किसी पे डोंट नहीं मार रहा हूं। कोई दिखने में मान लीजिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई दिखने में बहुत ज्यादा खराब है, कोई अपनी मूछें लगा के आया फिर फोटो डालता है जयराज है ना, बढ़िया। अब कोई भी चारा कुछ कर नहीं रहा था तो समझिएगा जब इसी क्लास के अंदर अध्ययन करा जाएगा एक ही सीमित प्रजाति पर हाँ कह सकते हैं अभी इस और, लेकिन तुलनात्मक वाला यहाँ पर नहीं आएगा, तुलनात्मक बीटा में आएगा। हाँ संख्या का, हाँ तुलनात्मक अभी बता जो आप वर्ड कह रहे हो अपनी किताब दे दी मुझे। कृष्ण पाठ ठीक कह रहे हैं, तुलनात्मक किताब क्यों चाहिए तो किस बल की जज अब लोग आ जाओ। अब ये रही बगल की क्लास। अब समझिएगा इस क्लास के अंदर भी स्टूडेंट होंगे नीट वाले, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। जब 2 बजे कंपेयर करा जाएगा तो जब किसी 2 अलग अलग क्षेत्रों में कंपैरिजन करा जाएगा, अब ये एक ही बिल्डिंग के अंदर क्लास ए क्लास बी, तो इन 2 जगहों के क्षेत्रों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये प्यार से कराएगा बी से बिटवीन, तो बी से बीटा। एक क्षेत्र का अल्फा, दूसरे क्षेत्र का अकेला अध्ययन अल्फा, लेकिन 2 क्षेत्रों का। अब ये सेवा योजन की बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। अब धर्मंड भी एक बिल्डिंग है, धर्मंड के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती, हम धर्मंड के बच्चों से उठा के यहाँ बच्चों की अगर तुलना कर देंगे तो वो गामा हो जाएगा। बात आई थोड़ी बहुत समझ? फिर से समझिएगा, अगर आप इंडिया के अंदर पश्चिमी घाट का अध्ययन करने जाएंगे, सिर्फ पश्चिमी घाट के क्षेत्र का, तो वो अल्फा है।
लेकिन जब आप पश्चिमी घाट की मतलब पश्चिमी जो घाट है उसके क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक नॉर्थ का हिस्सा एक साउथ का हिस्सा, तो वो क्या हो जाएगा बीटा। लेकिन गामा तब हो जाएगा जब आप हिमालय को और आप वेस्टर्न घाट को दोनों को कंपेयर करेंगे, तब वो गामा हो जाएगा बड़े लेवल पे। तो बात आई, यानी कि किसी एक स्पीशीज की बिरादरी पर सिर्फ भैंसों पर अध्ययन करना अल्फा। मैं भैंसों के साथ दूसरी और कक्षा की भैंसों को कंपेयर कर दूंगा, या भैंसों के साथ शेर कुत्ता बिल्ली सबको कंपेयर कर दूंगा, बीटा। फिर मैं गामा में पूरे भारत में ही देख रहा हूँ कि कितनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। तो एक समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि जब प्रजातियों को देखा गया, जब प्रजातियों को देखा गया समझिएगा, तो वेस्टर्न घाट पे कुछ प्रजातियां मिली, कुछ हिमालय पे मिली, ठीक है। जब इन दोनों को कंपेयर कराया जाएगा तो जरा बुद्धि लगाओ कि हिरन तो दोनों जगह हो सकता है, या मान के चलो शेर तो दोनों जगह हो सकता है। तो बिटेकर से पूछा गया कि इन दोनों जगहों पे फिर तुलना कैसे करी जाएगी, जो कृष्णपाल ने शब्द कहा कि तो फिर तुलना कैसे करोगे। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला इजाद करा, उस फॉर्मूले को इन्होंने बताया भैया ये R = S1 + S2 - यानी इसको और इसको जोड़ दो, इस साइड को और इस साइड को जब कंपेयर करोगे तो जो अलग अलग मिलेंगे उन्हें जोड़ दो। यहाँ पे शेर मिल रहा है या भालू मिल रहा है जोड़ देंगे, लेकिन दोनों जगह अगर शेर मिल रहा है तो उसको माइनस कर देंगे अगर वो कॉमन मिलेगा। अब ये नहीं कि शेर का मतलब हिम तेंदुआ निकल रहा है एक तरफ और एक तरफ साधारण तेंदुआ निकल रहा है, भैया उन दोनों में समानता नहीं है, असमानताएं हैं। ये बात आई समझ में? अल्फा बीटा गामा आया थोड़ा समझ में? फिर से सिचुएशन दे रहा हूं, बताओ। हाँ, इसी क्लास के अंदर अध्ययन छात्रों पर अल्फा बीटा या गामा, बगल वाली नीट की क्लास से कंपैरिजन तुलना, इस पूरी बिल्डिंग का और पूरी क्लास का ड्रमंड से कंपैरिजन। बात आई समझ में? क्या हुआ? पेज नंबर 38 पे देख सकते हो, 38 पे आ जाओ, चाहे पेज नंबर 39 पे आ जाओ, 39 पे, और उसके बाद 41 तक आ जाओ, 39 के बाद 40, 41 में फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब समझिएगा, जब R में ये फॉर्मूला लगाया गया, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यही हमने ये देखा कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। कगार का मतलब बिल्कुल संकट उत्पन्न है, ऐसे कहते हैं संकटग्रस्त या बिल्कुल संकटपन्न प्रजाति है। इसके लिए पैमाने भी बनाए गए हैं आयुष स्कीम के द्वारा, तो अगले वर्षों में कवर कर देंगे। लेकिन मेन समस्या ये आती है, जरा सोचो कि अगर दादाजी अच्छे महंगे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहते, उन्हें हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो इलाज है वो संभव नहीं है उसी गांव के अंदर, तो तुम क्या करोगे? दादाजी को ले जाओगे ना दिल्ली महंगे इलाज के लिए। ये रही पहली सिचुएशन। दूसरी बात ये है कि अगर उसी गांव के अंदर साफ पर्यावरण की हवा मिले और डॉक्टर ये कहने की अरे तुम इन्हें दिल्ली गलत लेके आ रहे, इनको तो खुली हवा ताजा हवा की आवश्यकता है, जाओ गांव ले जाओ, कुछ समय ये वहीं बिताएं तो ठीक हो जाएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 जब हम दादाजी को इलाज के लिए ले जा रहे हैं शहर से बाहर, और कंडीशन 2 जब हम उन्हें उसी जगह पे रह के ताजा हवा का सेवन करा दें। बेटा कुछ ऐसा ही होता है प्रजातियों के साथ। जब मान के चलो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि प्रजाति बचाने के लिए उसी जगह पे रह के बचाएंगे। जैसे अगर कहीं पर कोई शेर पाया जा रहा है और वो विलुप्त होने की कगार पर है, तो हमारा पहला प्रयास होगा कि इसी के लिए इतना बेड़ा रिजर्व कर दो, इसी के लिए यहाँ बेहतर सुविधाएं दे दो, इसको जो जो चीजें चाहिए वो यहीं उपलब्ध करा दो, मत ले जाओ। लेकिन अगर वो जगह ही डैमेज हो है, जैसे आसाम है, सिर्फ आसाम के अंदर संरक्षण किया जाता है किसका? एक सींग वाले गेंडे का। लेकिन अगर कल को असम ही नष्ट हो जाए, इतना ज्यादा फ्लड आ जाए वहां पे, क्योंकि असम में बहुत फ्लड आता है, फ्लड मतलब बाढ़, तो अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो दरियाई यानी एक सींग वाले जो घोड़े होते हैं, दरियाई तो नहीं, एक सींग वाला गेंडा घोड़े होते, तो उसको आप जो है वो बचाने के लिए, आसामी नहीं बचा, अब क्या करो? अब क्या करोगे? शिफ्ट कर दोगे? वही वर्ड जो आप कह रहे हैं कि वह स्थान है, स्व स्थान है, बिल्कुल एकदम ठीक करे, इन सितु एक्स सितु। तो फिर बताइए, जब कभी असम के अंदर बाढ़ आई तो आपका एक सींग वाला गेंडा तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, कहेगा मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, मेरे लिए प्रकृति तो अनुकूल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी समस्या भारत में आ चुकी थी। आपको पता होगा कि कूनो नेशनल पार्क,
आपको पता है भारत में चीता विलुप्त कब हो गया? 1952 हाँ 1950 में तो सही है, 9 तक चला चलेगा। 1952 1952 के टाइम पीरियड के अंदर याद रखिएगा चीता भारत से विलुप्त हो गया। अब हमारे जितनी भी गवर्नमेंट है, आ जाओ, सरकारों के लिए चिंता का विषय था। देखिए कहाँ सीट है। अरे कोई बात नहीं, बैठो। ओ लेवल देख लो ना, कोई जीरो लेवल बोल रहा था, कौन बोल रहा है जीरो लेवल? तू ही बोल रहा है। अरे सनी और उसको बोल रहा है कि किसी और चीज को बोल रहा है। देखो इधर, आप समझिएगा चीता 1952 में आसपास हो गया था। अब तुम्हें पता है 2014 के बाद देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, समझ सकते हो। तो एक दिन हमारे आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ठाना कि चीतों के बीच चीता रहना चाहिए, तो चीता आना चाहिए देश के अंदर। तो ये दो जगह से चीता लेके आए। कहाँ से लेके आए? वेरी गुड, नामीबिया और वेरी गुड, दोनों जगह से इन्होंने ला करके उनको कहाँ रखा? ओनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसमें रखने के बाद खबरें आई थी कि उन्होंने भैया उनके मर गए, जो भी, हाँ पहले नामकरण करा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऊनो नेशनल पार्क में उनके मरने की वजह यही थी कि वो यहाँ का जो आसपास का क्लाइमेट था उसे अडेप्ट नहीं, अनुकूलन में नहीं कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे करके, मजे की बात सुनिए, कि मेल फीमेल दोनों लाए थे। अब उनके पास ऑफस्प्रिंग जो ब्रीडिंग हुई है, उनके जो शावक बोले जाते हैं वो भी सुरक्षित, विलुप्त नहीं हुए अभी हैं भैया बच्चे यहाँ। 12-13 लाए थे, उसमें से 3-4 टपक गए थे, अब उसमें से बच्चे 4-5। अब उन्होंने जो बच्चे को जन्म दिया है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब उनके लिए खासकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव करती है। अब इसमें बड़ा लोग मजाक उड़ाए, जब वो फोटो खींच रहे थे अपने बर्थडे पर, तो क्या हुआ कि आगे से उनके कैमरे का लेंस बंद रहा होगा या सही रहा होगा, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। भाई समझा करो, वो चाहेंगे तो बंद लेंस से फोटो आएगा, तो एक बार उनकी जगह पे पहुंच के देखो तो तुम्हें पता चलेगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो ऊनो नेशनल पार्क है इसमें लाए गए थे, लेकिन सवाल वही है जो उत्तर इन्होंने दिया था कि 2 तरीके के संरक्षण होते हैं, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि उसी चीज को उसी स्थान पर कंजर्व कर दिया जाए। अब आजकल हम एक सींग वाले गेंडे के अलावा मकाओ टेल वाले मंकी कह लो, चाहे अलग अलग प्रकार के कह लो, चाहे नीलगिरी बदर कह लो, इन सबको हम उठा के ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। इनका स्थानांतरण एक जगह से एक जगह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शौक नहीं है, ताकि कल को वो एरिया ही डैमेज हो जाए, वहां पे वो जो वातावरण है वही डैमेज हो जाए, तो कम से कम हम प्रजाति को बचा सकें। और जब हम उसके स्थान से प्रजाति को कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे एक्स सीटो कहते हैं। इन सीटो मतलब मैं घर से ही मोटिवेशनल वीडियो देख के तैयारी करूंगा, यहीं से आईएएस बनूंगा, लेकिन पापा पे बहुत पैसा है, मैं दिल्ली जाऊंगा, एक्स सीटो रोक नहीं सकते घर वाले। तो एक्स सीटो मतलब जब तुम्हारे स्थान से बाहर व्यवस्था, और इन सीटो मतलब अभ्युदय व्यवस्था। समझ में आई बात? और टीचर बदलना इक्वल खराब व्यवस्था। ठीक है, तो एक्स सीटो इन सीटो। अब इसमें भी एक क्लासिफिकेशन है। तुम्हें क्या लगता है कि इन सीटो के अंदर और एक्स सीटो में अंतर सिर्फ इसी चीज का होता है? नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान किस श्रेणी में आते हैं, एक्स सीटो में आएगा या इन सीटो में आएगा? बताओ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड प्लांट, जेनेटिक लेबोरेटरीज, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं किस श्रेणी में आएंगी? राष्ट्रीय वाला किसमें आएगा? एक्स सीटो में आएगा। अच्छा, अभी लिस्ट पढ़वाता हूँ, तुम्हें रुक जाओ। उससे पहले मैं तुम्हें मिलवाऊं सिम्बा से। सिम्बा पढ़ा है किसी ने? सिम्बा अभी आ रहा हूँ लेके। उससे पहले कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो तो बता दो। सिम्बा पता है किसी को? सिम्बा क्या है? सिम्बा सिम्बा सिम्बा। अच्छा, भारत में 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए। सभी को पता है। टाइगर के लिए हम बनाते हैं दिवस, वो दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। कौन सा दिन मनाते हैं? 19 नवंबर। तंबाकू नहीं पता है हाँ, विश्व विनाशक दिवस। जो भी ये बात कह रहा है कि बिल्कुल सही, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं 19 नवंबर को। अक्षय कुमार की पिक्चर देखो, अक्षय कुमार की पिक्चर देखा करो। और बड़ा एंटरटेनर है नहीं, हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। ऐसी बातें कर रहा तो अपमानजनक है। पर आप गलत सुन रहे हो।
मैं क्या करूं, गलती राम से बात चलो अभी आएंगे, अभी वापस आएंगे। सिम्बा सुनो, अब होता क्या है बेटा, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तो तुम छोड़ दो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एशियाटिक लाइन भी एक चीज होती है। अब ये बताओ सबसे पहले लाइन का सर्वे कराया किसने और लाइन का सर्वे कितनी बार होता है? मैं अच्छा ये बता दें, बहुत जूनागढ़ वालों की तुम लोग बुराई करते हो। हाँ, सबसे पहली बार कराया गया था हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के निजाम ने मिलकर, एक ने फंडिंग करी थी, एक ने व्यवस्था करी थी। तब से जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हर 2-2 साल में कराता है इनका सर्वे। और अब हमारे पास कितनी संख्या है ये सब मैंने मेंशन करा है कि कितने थे, कितने सर्वे के बाद प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ ऑपरेशन सिम्बा से। अब जरा ध्यान देना कि तुम शेर की संख्या कैसे गिनोगे, बताओ कैसे संख्या गिनते हो? 1 2 3 ऐसे करके, कैसे? शेर गिनी नहीं है, पैरों के निशान पैरों के निशान उनके और पैरों, हाँ, और एक से कई जगह घूम सकता है। और सोचने की बात है, कैसे तुम लोग शेर को गिनोगे भैया? फॉरेस्ट में तुम जरा में चलेगा उत्तराखंड, जरा नौकरी भी ज्वाइन कर ली तुमने, कैसे तुम ज्वाइन कर? जब मार से पता चलता है गूगल में डिवाइस लगता है, उससे वो सर्चिंग चलती है, उसकी जो चिप लगाई जाती है। चिप लगाई जाती है, अच्छा जैसे 2000 के नोट में चिप आ रही है। हाँ, कैसे कैसे कैसे, ये तो मजा है। अच्छा, इनके पद चिन्ह भी इनके ट्रैक करने मान लिया हमारी बात है। लेकिन हम इन्हें उस जगह तक लाएंगे कैसे जहां हमें पद चिन्ह के निशान चाहिए, और ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहां सारी ही आए, मजबूरी में आए, कॉमन तरीके से। बुद्धिमान तो वाटर ठीक है। अब भैया सबको पता है कि एक समय पर वो प्यास लगती है, प्यास भी लगती है, जब ये पानी पीने आते हैं तो इनके पद चिन्ह, लेकिन दिक्कत यही आ रही थी कि पद चिन्ह में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो पानी पी के गए, अब उन्होंने वॉशरूम कर लिया, फिर प्यास लग गई तो फिर आ जा रहा है। इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि एक ही शेर जब 2 बार आ गया तो भाई उसके पैरों के निशान की डबल एंट्री हो सकती थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय चलन में है कि नहीं है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेटा, ये उसी का एक जोड़ के प्रोजेक्ट निकाला है, इसमें इन्होंने एआई की मदद से जोड़ दिया है। अब वो इतना ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर लेता है कि अगर एक ही शेर दोबारा लौट के आया और सेम शेर की पद चिन्ह है तो वो उसको आउट कर देता है लिस्ट से और एकदम सटीक तरीके से ट्रैक करता है। तो सिम्बा यही प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसके अंदर हम एयर लाइन्स की संख्या को एआई की मदद से, सेंसर की मदद से, जब ये वाटर पीने आते हैं तो इनको समझते हैं कि भैया कितने बढ़ गए हैं संख्या में, इसके लिए सिम्बा चलाया गवर्नमेंट ने, समझे? फुल फॉर्म भी लिखवा दोगे सिम्बा की? लिखवा देता है ना, लिख लो सिम्बा। इसलिए वो बिना स्लाइड के बहुत चीजें मिस हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्लाइड एवरी, ठीक है। और ये याद रखिएगा 1936 में पहला लाइन का सर्वे कराया गया था और ये कराया गया था जूनागढ़ के नवाब ने। और उस समय पर लाइन सेंसस सर्वे जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा हर 2 साल में नहीं होता, हर 5 साल में होता है शेरों का सर्वे। लाइन सर्वे हर 5 साल में होता है, टाइगर का होता है, सही। चलो लिखा, इस समय कितने हैं हमारे पास भैया? से 674 एशियाटिक लाइन 674 है। और इस मेथड को जो मैंने बताया है इसे ब्लॉक काउंटिंग मेथड बोलते हैं, ब्लॉक काउंटिंग मेथड। इसके लिए चलाया सिम्बा, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लाइन। ये इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लाइन। ये ध्यान रखना, सिम्बा। SI, हाँ यही लिखा है, सिम्बा उसको पूरा कर दिया, ठीक है ना, इसको इन्होंने लिखा है सिम्बा का यही है, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लाइन सिम्बा। एम से कुछ मान ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? एम से मान ही नहीं रहे, एम और बीबी से ही मान रहे तो क्या? सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लाइन। अब सिम्बा उसका नाम रख दिया, और सिम्बा एक कैरेक्टर था वैसे कार्टून के अंदर, मूवी के अंदर। हो सकता है कोविड में, तुम लोग कोविड कैसे पहुंच गए भाई? चलो हाँ, जो डाइक्लोफेनिक नाम की खतरनाक दवाई थी, जरा बच्चों बताना कि डाइक्लोफेनिक की जगह पर कौन सी दवाई इस्तेमाल होने लगी? डाइक्लोफेनिक और गिद्ध की बताया था मैंने कि उनका लिवर किडनी डैमेज हो गया था, गर्दन लटक गई थी।
डुप्लिंग हो गई थी। हाँ ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है। सबको ये पता है कि डाइक्लोफेनेक पे तो रोक लगाई थी, लेकिन मेलोक्सिकॉन, ये दवाई याद रखो। हाँ मेलोक्सिकॉन, हाँ भैया आती है, ये उसी का रिप्लेसमेंट है। ये कौन सी? हाँ डाइक्लोफेनेक आती है, ये बात आप सही कह रहे हो। लोगों को कुछ नहीं लगी, शेड्यूल एच की कैटेगरी में डाल के, हालांकि ये रोक लगाई थी कि इसको ना यूज करेंगे, सब चल रहा है ठीक है। लेकिन इसके बदले में, क्योंकि डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है, ये भी ध्यान रखना, इस पेन किलर का यूज होता है। लिख लिया। एक और है भाई राइनो विजन 2020, राइनो विजन 2020। इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर जितने भी तुम्हारे राइनो है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन चलाया गया था राइनो विजन। और इसी में राइनो में ये बात कही गई कि असम के अंदर जो गेंडे एक सींग वाले, उनको ट्रांसलोकेट भी करा जाए, क्योंकि असम में बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि असम से शिफ्ट करने के लिए राइनो विजन 2020 चलाया गया था, जो अभी तक चल रहा है। और इसकी वजह से 3000 संख्या हो गई है गेंडों की। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुआ कि उन्हें बचा भी लिया, संख्या भी बढ़ा दी उनकी, उन्होंने सारे काम कर लिए। राइनो विजन 2020 ठीक है। अब इस मिशन के अंदर कुछ एरियाज हैं, जैसे मानस है और लाओखोबा है और बोराचपुरी, कोचमोरू, डिब्रू, सिकाईवा और ओरांग, ये वहीं के नाम है वही असम के क्षेत्रों के। तो इस स्लाइड में लिखे हैं, इसको याद कर लें। GSLV नहीं, ये भी नहीं। इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च हुई है, ये भी तुम्हें पता ही है। एक क्वेश्चन मेंस का भी है हुआ। चलो एक चीज और बताओ आप लोग, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ वो वाला नहीं जो आप मोबाइल से बनाते हैं। तो जहाँ पे तो सबसे ज्यादा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैव विविधता को उसको पूरा डिफाइन कीजिए, मतलब आप जो भी आगे की बात बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। जैव विविधता तो होती है वहां, लेकिन उसे हॉट स्पॉट ही क्यों कहते हैं? हाँ भारत में क्या हो जाती है? हाँ उसे तप्त स्थल तो कहते हैं हिंदी। हाँ सबसे ज्यादा क्या होती है वहाँ? सबसे ज्यादा वनस्पति होती है, जीव जंतु। हाँ तो याद रखिएगा, उसकी एक डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा हमेशा। जहाँ 1500 से अधिक संवहनीय, लिख लीजिएगा, संवहनीय का मतलब वस्कुलर प्लांट, जहाँ न्यूनतम 1500 होना चाहिए, न्यूनतम यानी न्यूनतम 1500 स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजाति पाई जाती है। हॉट स्पॉट का मतलब समझिएगा, बता देता हूँ। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट है ये तो पता ही होगा, 4 है नहीं। अरे भैया 4 ही लिखे हैं, वर्ल्ड में बताओ। 36। अगर कोई 37 बोले तो भी सही, अगर कोई 37 कह रहा है। मैं न्यूज आर्टिकल में पढ़ा था कि 37th लिस्ट में नहीं ऐड होगा, बट 37th हैज बीन डिक्लेयर। इसके मानक लिख लीजिएगा, इसमें सवाल आया हुआ है न्यूनतम 1500 स्थानीय, ये मिनिमम है, 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे पाए जाते हैं। साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, 75% प्रजाति नष्ट होने के संकट में हो या हो चुकी हो। 75% प्रजाति नष्ट होने या नष्ट होने के संकट के अधीन है, तो ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट बोलते हैं। इन्हें तप्त भूमि का मतलब होता है जहाँ प्रचुरता बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा स्पीशीज की संख्या तो है, लेकिन एक खतरा बना हुआ है कि यहाँ पर नष्ट हो सकती है कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट बोलते हैं। और ये तो हो गया इंडिया के अंदर, हॉटस्पॉट आपने बता दिए 4, ठीक है। लेकिन ये दिया किसने था, ये अवधारणा या ये किसने दिया था, तो नाम लिख दीजिएगा, नॉर्मन मेयर्स।
चलो फिर एमसीक्यू लगाएं इसके बाद, है ना? क्या बनना है? ये कहने का मन तो सोचा 16 टेस्ट है। लिख लिया? अब वास्तु प्लांट स्लाइड में देख लीजिएगा, उसी के साथ पेज नंबर 53 पर एक एमसीक्यू है, जरा उसको अटेंड करो। पेज नंबर 53 और दूसरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एमसीक्यू पे आता है। स्लाइड में पेज नंबर 53 पर एक एमसीक्यू नहीं पढ़ ली स्लाइड? मंत्री वाला फोन लगा है, तो मैं कहता हूँ फ्री चलाएं, पैसे डाल के चलाएं, जिसे मिला वही चलाएगा। ई वेस्ट होने से बचाइए, है ना? और सही ये फोन मिलना चाहिए। कितनी पते की बात कर रहा है, स्लो है बहुत। हमें मिली पर कितनी पते की बात कर रहा है, जिसे मिला वही चलाना है। ये देखिए, सबको मिलेगा लास्ट ईयर। लगाओ प्रश्न लगाओ। इसका क्या उत्तर होगा? अरे पेज 53 में लिखा है, किस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है? इसकी 1500 अधिक स्थानीय प्रजाति, इसका 75% मूल निवास नष्ट हो चुका है, उसमें 1500 अधिक, ठीक है, कशेरुकी, वही वाले कशेरुकी बस्कुलर प्लांट, और इसका 75 मूल निवास स्थान नष्ट हो चुका है। सबको क्वेश्चन मिला? इसका उत्तर है भैया, पहले प्रश्न देख लेना, तब घोषित किया जाता है जब डी आंसर है इसका, उसमें आंसर लगा हुआ भी है इंग्लिश वाले में, तब भी देखा। चलो दूसरी स्लाइड ओपन करो, एमसीक्यू लगा ले। दूसरी स्लाइड जो है, मैंने 2 स्लाइडें शेयर करी ग्रुप में, एक 19 पन्नों की स्लाइड और है, आपको नहीं एक ही बात में दोनों अलग अलग मिली, 2 स्लाइडें मैंने शेयर करी। नेट स्लो चल रहा है। चलो भाई मैं प्रश्न पूछना चलता हूँ, बताते चलना। मिली स्लाइड? इससे पेन से कैसे चलेगा? अच्छा मिली स्लाइड? पहला प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का कारक है? बताओ। पर्यावरण प्रदूषण या संसाधनों का अत्यधिक दोहन? कुछ बताओ। ए बी दोनों, ए बी दोनों, फिर आगे HISHE के। चलो बताओ। इसका आंसर जो भी कह रहा है कि ए होगी दोनों, बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं दोनों, ठीक है, इसका आंसर दोनों ही होगा। हाँ ठीक। अब अगला ये, ठीक है, इसकी व्याख्या भी दी अगली स्लाइड में। हर स्लाइड के पीछे आंसर नहीं दिया, कहीं तो आंसर खोल के बैठ जाओ। अगला पढ़िए, कौन से वर्ष में पहला लाइकिन पार्क देश में विकसित करा गया? 2020 में। अच्छा सिक्किम, वाह। उत्तराखंड है। इसका उत्तर क्या है? 2020 में उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड। सवाल पुराना लेने की गलती मत करना, देख रहे हो। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात सोचो तुम, ये 2019 के पेपर में आ चुका है और बनना 2020 में था। क्वेश्चन तो देखो जरा, नीचे प्रिंटिंग पड़ी है 19 की और विजन चला दिए 20 का, तो ये प्रस्तावित होगा उसमें। चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और इंटरेस्टिंग, लगाओ प्रश्न। पहला ही, अच्छा पॉइंट लगाओ। सबकी डेस्क पे है क्वेश्चन, बिना प्रोजेक्टर के वैसा लगने लगा है जैसे पता नहीं क्लास में क्या हो। चलो कोई इसमें कौन सा सत्य नहीं है? बताओ। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है क्या? नहीं, ये PCS में आ चुका। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बताया था कि 0 डिग्री से जाओगे जब ऊपर की ओर तो क्या होगी? बढ़ेगी। अगला बताओ। अरे गजब, और चेंज करिए इसको। अगला बताओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। ये मैं शुरू में वैसे तो पढ़ाने वाला था, लेकिन 22 मई मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इसका उत्तर मैं 29 दिसंबर प्रूफ करके दिखा दूंगा। सही नहीं ऑप्शन? हाँ अभी मिलेगा। अरे अभी मिलेगा, क्यों चिंता कर रहा है? वैसे 22 मई जो है वो आपका उत्तर गलत नहीं है जैव विविधता के लिए, लेकिन कुछ देश 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। अगर 22 मई ना लिखी हो तो 29 दिसंबर टिक मानना। अभी आएगा प्रश्न, देखो इसका बताइए उत्तर। दोनों दियो तो 22। हाँ
बायोडायवर्सिटी किसने दिया था शब्द बायो बायो? W.G. रोसेन यानी वाल्टर जी गुड। अगले पे आ जाओ। अब बताओ किस जगह पर पारिस्थितिक तंत्रों में से जो दिए हैं प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? वेरी गुड। जो बोल रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिल्कुल सही। ज्यादा बारिश मतलब ज्यादा, ये भी स्टार्टिंग में बताया था। पलट दीजिए। अब अगला बताओ अमंग द मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिकल इंडाइसेस फॉर मैथ, ठीक है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ये लोकल स्केल, लोकल वही अल्फा अल्फा अल्फा। एक क्लास में बात हुई ना। अगला वही अगला अगर कंपेरिजन आता तो बीटा कंपैरिजन बीटा आरटीएस का मतलब राजस्थान। आरटीएस वाला अलग एग्जाम होता है टीचिंग का। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पारिस्थितिक दृष्टिकोण में पूर्वी घाटों पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा, ये बड़ा है अच्छा ये प्रश्न है, ठीक है। और आईएएस का है तो आईएएस कमाल की चीज पूछता है कि बताइए भैया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, समझ गए? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कौन सा क्षेत्र जोड़ रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल आया, गजब आईएएस का सवाल। स्लाइड में डालें सब, लेकिन क्या ही करें। हाँ अब इसका उत्तर वेरी गुड सत्यमंगलम टाइगर, वेरी गुड। चलो तुक्का मारो, ठीक है। दोस्तों आंसर देखो। चलो अगला आ जाओ। अगला बायो जैव विविधता है। अब ऐसे प्रश्न लगवा दिया करेंगे अगले साल। इस बार वैसे ही खूब प्रश्न लगाए हम लोगों से। क्या लगता है क्या होगा इस बार? ये वाला सब पढ़िए। गुड। इसका उत्तर है पहला वाला। अब बताओ अब कौन सा है बायोडायवर्सिटी में? अगला वाला कौन सा है? इसलिए मैं इसकी व्याख्या लिख के आया हूँ कि कई देशों ने 29 दिसंबर को अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जिन जिन देशों ने 29 को मनाया था तो उनका 29 हो जाएगा। अगर 22 मई दिया होता है इसमें तो 22 ही मई डालिए। बताइए बायोडायवर्सिटी इज रिलेटेड टू जैव विविधता का संबंध है। दोनों चीजों तो 22 में। अगला बताइए प्रश्न संख्या 14 पे 17 पे। हाँ सी पक्का। हाँ जैव विविधता रिलेटेड है किससे? अच्छा अच्छा सिर्फ वेजिटेशन से होगी? फ्लोरा फौना बोला था, पादप जगत पशु जगत, तो इसका है सी। अब आइए अगला प्रश्न पुराने का है। कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाएंगे? 25-30 रुपए बता रही हूँ बहन जी है। 25 रुपए ही सब बाजार आखिरी स्लाइड पे पहुंच गए। क्या इसका है? 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। हाँ बस इतने ही प्रश्न। जज और वैसे भी से बताया था 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इस तल वाले से। ठीक है अब एक प्रश्न लिख लो मेंस के लिए। अभी कल मैं तुम्हें थोड़ा वो भी बताऊंगा कि यहाँ पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रहेगी ना पारिस्थितिकी वाली, उसमें कुछ नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कितने जीव हैं पृथ्वी पर? जैसे टुंड्रा टाइगा 11 आप तो जीवों को ही बायो कहते हैं। सही बता रहे हो राजा। कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है बॉर्नवीटा की। समझ गए? एक प्रश्न लिख लीजिए। जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार द्वारा आजकल वेस्ट बंगाल वाला सेट हो गया है, कहीं और जाने का मजा। हाँ सही है, ममता दीदी फॉलो करो, ठीक है। जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान एवं सतत विकास
की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। इसको आपको A4 के आधे पन्ने के बराबर या जो ज्यादा लिखने की इच्छुक हो A4 पे एक साइड पूरी, इससे ज्यादा मत लिखना। A4 की सिंगल सीट एक तरफ से यानी वन साइड, और ये जो नॉर्मल रजिस्टर है आपके इसमें पूरा पन्ना बंद कर दो। शुभांशी कैमरा वो भी क्या होगा, 1 घंटा हो गया।